नमस्कार द अर्थ न्यूज देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और फाइनल रिपोर्ट में कुछ खबरों में नजर डालेंगे अहम और बड़ी खबरों के ऊपर। और शुरुआत करेंगे फाइनल रिपोर्ट की बड़ी खबर के साथ। आपको रूबरू करवा दें फाइनल रिपोर्ट में शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इसी सप्ताह खत्म हो सकता है बजट सत्र। बड़ी खबर सामने निकल के आई। ये आपको बताएं, सत्रावसान नहीं, सिर्फ कार्यवाही रोकी जाएगी। विधानसभा चुनावों का असर सत्र पर। बड़ी खबर निकल के सामने सूत्रों के हवाले से विपक्ष ने सत्र छोटा करने की मांग की है, जिसके बाद ये सामने आया है। सरकार ने संकेत दिए कि जल्द विराम संभव हो सकता है। विधानसभा चुनावों को लेकर ये बात रखी गई। बचे हुए बिलों पर बाद में चर्चा संभव है। फिर से बुलाया जा सकता है संसद सत्र। राजनीतिक रणनीति या मजबूरी, चर्चा तेज। बड़ी खबर निकल के सामने आई थी संसद में, जहां पर होता है महत्वपूर्ण एजेंडे अभी भी बाकी हैं। उन सब के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी को लेकर अगले सत्र की तारीखों पर नजरें टिकी हुई हैं। तो वो देखा जाएगा कि अब अगली तारीखें कब अनाउंस की जाएंगी। ये बड़ी खबर निकल के सामने आई थी। और बढ़ते हैं आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू, जहां बताया पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा रणनीतिक कदम। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किया अहम ऐलान। 70,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजनाएं शुरू। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा रणनीतिक कदम। पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा। भारत के 2 एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकले। ईरानी नेवी ने किया स्कॉट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना फ्लैश पॉइंट। सप्लाई से सिर्फ 2-3 दिन की राहत। भारत ने बढ़ाए ऊर्जा आयात स्रोत। यूएस ईरान बयानबाजी से बड़ी अनिश्चितता। मिडिल ईस्ट में हमले जारी। वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और एलपीजी संकट के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के 2 बड़े एलपीजी टैंकर जग वसंत और पाइन गैस सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं। ये वही रणनीतिक जलमार्ग है जहां इस समय वैश्विक तनाव चरम पर है। इस रूट से दुनिया की लगभग 1/3 तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। ऐसे में इन जहाजों का सुरक्षित निकलना सिर्फ एक लॉजिस्टिकल सफलता नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों जहाज पिछले कई हफ्तों से खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए थे। जैसे ही अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असुरक्षित हो गया। जहाजों को बाहर निकालना बेहद जोखिम भरा हो गया था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ईरान की नौसेना ने अहम भूमिका निभाई। ईरानी नेवी ने सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हुए इन जहाजों को एस्कॉर्ट किया। भारतीय पहचान को लगातार प्रसारित करने से भी इन जहाजों को सुरक्षा मिली, जो दोनों देशों के बीच समन्वय को दर्शाता है। हालांकि यह राहत सीमित है, क्योंकि इन जहाजों से आने वाली एलपीजी भारत की कुल जरूरत का केवल 2 से 3 दिन ही पूरा कर सकती है। ईरानी संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार ने स्थिति को देखते हुए बंदरगाहों को निर्देश दिए हैं कि एलपीजी टैंकरों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही घरेलू उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक आयात स्रोतों पर भी जोर दिया जा रहा है। भारत अब 27 की जगह 41 देशों से ऊर्जा आयात कर रहा है, ताकि सप्लाई चेन पर दबाव कम किया जा सके। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और जटिल होती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमलों को टालने की बात कही है और बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस विरोधाभासी बयानबाजी ने अनिश्चितता और बढ़ा दी है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच हमले लगातार जारी हैं। क्षेत्र में तनाव कम होने के कोई ठोस संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे। कुल मिलाकर जग वसंत और पाइन गैस का सुरक्षित निकलना भारत के लिए राहत जरूर है, लेकिन यह संकट का स्थायी समाधान नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब इस अस्थिर स्थिति में संतुलन बनाए रखना है। बढ़ते हैं आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा रणनीतिक कदम सामने आया है।
भारत का बड़ा रणनीतिक कदम, पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किया अहम ऐलान। 70,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना शुरू, विदेशी जहाजों पर 90% निर्भरता कम करने की योजना। मेक इन इंडिया के तहत शिप बिल्डिंग को मिलेगा बढ़ावा, ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने पर सरकार का फोकस। एलपीजी और कच्चे तेल की खरीद सभी स्रोतों से जारी, 53 लाख मीट्रिक टन रणनीतिक तेल भंडार तैयार, 65 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टोरेज पर काम जारी। पीएम बोले, आत्मनिर्भरता ही संकट से निपटने का एकमात्र रास्ता है। एक बड़ी खबर सामने आई थी, आपको बताया पश्चिमी एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा रणनीतिक कदम, पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किया अहम ऐलान। 70,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना, विदेशी जहाजों पर 90% निर्भरता कम करने की योजना। मेक इन इंडिया के तहत शिप बिल्डिंग को मिलेगा बढ़ावा, ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने पर सरकार का फोकस। पीएम बोले, आत्मनिर्भरता ही संकट से निपटने का एकमात्र रास्ता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ऐलान किया है कि देश अब विदेशी जहाजों पर अपनी निर्भरता कम करेगा और इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का विशेष स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना शुरू की गई है। दरअसल भारत का करीब 90% आयात विदेशी जहाजों से के जरिए होता है, जो किसी भी वैश्विक संकट के समय बड़ा जोखिम बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार अब मेक इन इंडिया के तहत घरेलू शिप बिल्डिंग को तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही सरकार ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत करने के लिए कच्चे तेल और गैस की खरीद हर संभव स्रोत से कर रही है और रणनीतिक भंडार भी लगातार बढ़ा रही है। साफ है कि संकट के इस दौर में भारत आत्मनिर्भरता को सही ही सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। तो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री, आइए देखिए। भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं है। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था जब भारत अपने जीवन रक्षक दवाओं के कच्चे माल यानी एपीआई के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में देश ने भारत में ही एपीआई इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार रेयर अर्थ मिनरल्स में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी,
मैं भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं है। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस। बढ़ते हैं आगे। कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाया। आपको बताया लोकसभा में सरकार लाएगी 4 अहम बिल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC की बैठक में फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, लोकसभा में सरकार लाएगी 4 अहम बिल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC की बैठक में फैसला। आने वाले दिनों में सदन में पेश होंगे बिल। विधायी एजेंडा हुआ तय। ट्रांसजेंडर्स पर्सनल एमेंडमेंट बिल 2026 पर भी चर्चा। इस बिल पर 3 घंटे की बहस का समय तय। सामाजिक मुद्दों पर संसद में होगी अहम चर्चा। सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है विधायी प्रक्रिया। विपक्ष की भूमिका पर भी रहेगी नजर। संसद के आगामी सत्र में बढ़ेगी राजनीतिक हलचल। संसद के आगामी दिनों में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार लोकसभा में 4 अहम बिल पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिससे साफ है कि सरकार अपने विधायी एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ट्रांसजेंडर्स पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 को भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिस पर 3 घंटे की विस्तृत बहस होगी। यह बिल सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर आने वाले दिन संसद के लिए काफी अहम रहने वाले हैं, जहां नीतिगत फैसलों के साथ साथ राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल सकते हैं। And I really think that it's unfortunate that they are not sending it to the standing committee. I think the very least, because what the community feels is that this bill is going to obliterate their identity, and therefore it was very, very important that they should have been consulted, and that this bill that is being brought about should have taken place or should have been passed after proper consultation. And I think it's very unfair that the entire community feels like they have not been consulted and such a big decision is being taken in their context. I wish the government had listened and put it on the... बढ़ते आगे कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाया। बता दें आपको, भारतीय रेलवे ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। कंफर्म टिकट कैंसिलेशन पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। भारतीय रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कंफर्म टिकट कैंसिलेशन पर सख्त नियम लागू। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर नहीं मिलेगा रिफंड। 24 से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% रिफंड। 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% रिफंड। तत्काल बुकिंग में आधार OTP अनिवार्य किया गया है। एजेंट्स पर लगाम के लिए 30 मिनट तक बुकिंग पर रोक। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी यूजर ID डीएक्टिवेट। चार्ट नंबर 9-18 घंटे पहले तैयार होगा। बोर्डिंग पॉइंट और क्लास अपग्रेड अब 30 मिनट पहले तक संभव है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है, जो आपकी यात्रा और टिकट बुकिंग दोनों को सीधे प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन नियमों में किया गया है, जहां ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तत्काल बुकिंग सिस्टम को भी ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित OTP लागू किया गया है और एजेंट्स पर रोक लगाने के लिए शुरुआती 30 मिनट तक बुकिंग सीमित कर दी गई है। इसके अलावा अब ट्रेन का चार्ट पहले से ज्यादा जल्दी यानी 9 से 18 घंटे पहले तैयार होगा। इससे यात्रियों को बेहतर प्लानिंग का मौका मिलेगा। साथ ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने और क्लास अपग्रेड करने की सुविधा भी अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक मिल सकेगी। ये सभी नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।
25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा। और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है, और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी, जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट पे कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ऐसा हमारा मानना है। वैसे भी अभी फीडबैक तो जैसे रेलवे मिनिस्टर के जो इमरजेंसी कोटा वाला सेक्शन होता है, उस सेक्शन में करीब करीब 70% कम हो गए रिक्वेस्ट। तो जब से ये तत्काल और ये सब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, पहले अगर डेली 400-500 रिक्वेस्ट आते थे, अब वो कम होके 150-200 के आसपास आ गए। मुझे लगता है ये रिफॉर्म और करेंगे तो उसके बाद में और भी जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट कंफर्म मिलेंगे, और कंफर्म मिलने से जो EQ वाला रिक्वेस्ट आता है वो और कम हो जाएगा। आपका क्या अनुभव है? मुझे भी पार्लियामेंट से आते हुए रास्ते में 2 जर्नलिस्ट मिले थे अपने साथी। वो कह रहे थे कि अब हमारे पास बहुत कम आता है कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट। मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट पहले जितना ही है कम हुआ? उन्होंने कहा बहुत कम हो गया। आप लोगों का क्या रिक्वेस्ट है? आप लोगों का क्या अनुभव है? बढ़ा है और मतलब कम हुआ है। और मीडिया लाइन में सर अचानक छुट्टी मिलती है ना, तो इसलिए रिक्वेस्ट लास्ट मिनट में मिलती छुट्टी से, विशेष ट्रेनों में अभी भी दिक्कत है ना? है, कुछ सेलेक्ट सकती है, उसमें दिक्कत आती है। सेलेक्टेड ट्रेन। लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर ओवरऑल देखो तो मतलब हमारा अनुभव है कि कम। दूसरा, रिफंड में बड़ा एक चेंज किया है कि पहले पुराने टाइम में, मतलब अभी तक का जो सिस्टम है उसमें ये था कि कैंसिल करवाना है तो टर्मिनेटिंग स्टेशन पे ही कैंसिल करवा सकते हो। तो ये बड़ी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट हो जाता था। उसको रिमूव करके देश के किसी भी स्टेशन से काउंटर पे जाके, जो ऑनलाइन है विच इज़ नाउ 88% है, 88% तो वैसे ऑनलाइन है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो 12% काउंटर से निकलते हैं टिकट, उसमें अब किसी भी काउंटर से अक्रॉस द कंट्री, एनी स्टेशन, एनी काउंटर, पीपल कैन गो एंड कैंसिल द टिकट। और जो TDR वाला, टिकट्स के लिए TDR वाला रिक्वायरमेंट था, जिसको टिकट डिपॉजिट रिसीट करना कहते थे, वो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। अब अपने आप ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा अगर ऑनलाइन बुकिंग की हुई। बढ़ते हैं आगे, कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। आपको धर्म परिवर्तन पर भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वृंदावन दौरा, जीवन दीप आश्रम का किया लोकार्पण। बड़ी खबर आपको बताएं, धर्म परिवर्तन पर भागवत का बड़ा बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वृंदावन दौरा, जीवन दीप आश्रम का किया लोकार्पण। संतों के चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद, बोले घर वापसी के प्रयास जारी हैं। घुसपैठ रोकने पर समाज और प्रशासन को साथ आने की अपील की। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार पर जोर। आश्रम को बताया मार्गदर्शन और शिक्षा का केंद्र। कार्यक्रम में कई संत, नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को बनाया खास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत आज वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने जीवन दीप आश्रम का लोकार्पण किया और संतों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि जो लोग पहले ही दूत थे और अन्य संप्रदायों में चले गए हैं, उन्हें वापस लाने के प्रयास जारी हैं। वहीं घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने समाज और प्रशासन से मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन समाज की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। कार्यक्रम में कई संत, नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भव्य बना दिया। और अपने देश की एक जनसंख्या नहीं है, हम कहते हैं उसका विवेकवाद विचार करो। 50 साल के बाद अपने देश में खाने वाले कितने रहेंगे, खिलाने वाले कितने चाहिए, कितने लोग रहेंगे, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण की सारी बातें देश रख सकेंगे हम। और फिर जनता की माता होती है, उसका प्रबोधन, उनका सशक्तिकरण मात्रा में और करना पड़ेगा। ये सारा छोड़ के 50 साल के बाद ये जनसंख्या उपयोगी हो, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। तो जो भी आप तय करोगे पहले सबको समझाइए, एकदम कानून मत लाइए, समझाइए सबके हित की बात है, कितना होना आवश्यक है, और फिर वो
सब पर समान रूप से लागू कीजिए और जहां गड़बड़ होती है वहां जल्दी लागू कीजिए। परंतु पॉपुलेशन पॉलिसी आज भी क्या कहती है, वो कहती है 2.1 2.1 इसकी संतान होगी। गणित की रीति है 0.5 के नीचे है तो 2 कर देंगे, 0.5 के ऊपर है तो 3 कर देंगे, लेकिन ये मनुष्यों में नहीं हो सकता क्योंकि 2 के बाद 0.1 बच्चा तो होगा नहीं, होगा तो तीसरा होगा, किसी का फायदा नहीं। सारी दुनिया जानती है आपस में लड़ने वाले लोग भी कि इससे केवल नुकसान ही नुकसान, लेकिन अपने अहंकार की तृप्ति, बदले की भावना, स्वार्थ की भावना, इन सबके अधीन होकर उन्हीं आंखों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ये काम दुनिया कर रही है। और ऐसा काम हम कर रहे हैं ये उनको कम से कम 100 साल से मालूम है। उसके पहले मालूम नहीं था, अनजाने में जा रहे थे ये मानकर कि यही रास्ता ठीक है। अब उनको पश्चाताप हो रहा है ये रास्ता ठीक नहीं है, नया रास्ता चाहिए, भारत से मिलेगा, केवल जड़बात से नहीं चलेगा, अध्यात्म साथ लेना पड़ेगा। ये सब वो जानते हुए भी महाभारत में एक रूपक है कि एक सूखे कुएं में बहुत सारे जहरीले सांप अंदर है और लता पल्लवों से दीवार ढक गई है। एक व्यक्ति उसमें गिर गया, लेकिन पैर में वो पैर फंसकर उल्टा लटकने लगा, नीचे सांप है, वो ऊंचा उठकर उसको काटने का प्रयास करेगा, ये हलचल करेगा तो गिर जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक वटवृक्ष ऊपर है, उस पर छत्ता लगा है मधुमक्खियों का, उससे मधु टपक रहा है, उस अवस्था में भी अपनी जीभ बाहर निकालकर एक एक बूंद को पकड़ने का प्रयास। आज की दुनिया देखे तो कैसी है, बिल्कुल ऐसी है कि नहीं। इसका उपाय भारतवर्ष में है और वो एक चतुर्विध पुरुषार्थ संपन्न जीवन का है। ऐसा जीवन जीने के लायक लोगों को बनाने का काम करने वाली जो संस्था है उसको आश्रम। ये जो जीवन जीव सेवा न्यास है शब्द बड़ा सार्थक है। आश्रमों में जीवन को दीप जैसा बनाया जाए, स्वयं ज्वलंतम ददतो प्रकाशः सर्वतो, खुद जलकर चारों ओर प्रकाश देने वाला दीप होता है, उसकी सत्पुरुष तुलना चाहिए। जीवन को दीप समान प्रज्वलित करना। अब प्रकाश को अनेक अर्थों में हम लोग और परिभाषित कर सकते हैं। अपनी स्वयं की कीर्ति भी एक प्रकाश है, नाम होना भी एक प्रकाश है। नाम जिनका होता है कुछ तो उनके बारे में लोग सोचते हैं अनुकरण करने की, अगर अच्छे है तो अच्छा होता भी है। परंतु ये सारे दीप जो है ऐसा प्रकाश देने वाले, जो अपना नाम बढ़ाए इसलिए प्रकाश होता है, जो बड़ा काम किया इसलिए प्रकाशित होता है, वो प्रकाश तात्कालिक रहे, कई बार पराश्रित रहे। दीप हम जलाते हैं तो करंट चाहिए, नहीं तो दीप जले, लाइन गई तो क्या होगा, अंधेरा। ये बड़े उजाले कर रहे हैं, बड़े बड़े। दिल्ली में भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने एक बड़ा और अहम बयान देते हुए वैश्विक सुरक्षा हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी आने वाले समय में बड़े टकराव के केंद्र बन सकते हैं। उन्होंने चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने के साथ साथ चीन तेजी से नई तकनीकों और को अपनाने अपने रक्षा तंत्र में शामिल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डेटा और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उसकी प्रगति उसे और मजबूत बना रही है। वाइस एडमिरल के मुताबिक चीन 2035 तक खुद को एक विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति बनाने की दिशा में
तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ा सकता है। By many indicators of visible interstate behavior, the Taiwan Strait and the South China Sea continue to be likely combustible flashpoints. With the largest navy in the world, China is innovating like never before, deploying niche technologies in AI, robotics, big data, quantum tech, and uncrewed systems in the military domain, accelerating its pursuit of becoming a world-class military force by 2035. Will events seen across the globe today embolden an already dominating China to become even more belligerent? What would be its implications for the Indo-Pacific? Will other import-dependent economies in the region survive the repercussions of the ongoing Middle East conflict? And where will they stand in the coming months or years? Only time will tell. But let me pick a few observations of the conflict that impacts all of us in the Indo-Pacific. These are perhaps random aspects of the conflict, but could be seen as being representative of the enormous change that जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बॉर्डर एरिया की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा ने आज सीमा से जुड़े संवेदनशील इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एसएसपी कठुआ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डीआईजी ने बॉर्डर के नाका पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों और वीडीजी सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें सतर्कता और प्रोफेशनलिज्म के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। खासतौर पर रात के समय निगरानी बढ़ाने और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने का कहा गया। इसके अलावा बीएसएफ के साथ बेहतर तालमेल और संयुक्त नाके स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। दौरे के दौरान डीआईजी ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए मिठाइयां भी बांटी, जिससे उनका मनोबल और मजबूत हुआ। बढ़ते हैं आगे। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात का असर जरूर पड़ा है, लेकिन सप्लाई बनाए रखने के लिए पर्याप्त कार्गो पहले से तैयार किए गए हैं। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के आवंटन में करीब 50% की बढ़ोतरी भी की है, ताकि बाजार में कमी ना हो। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत करीब 11 लाख प्रवासी श्रमिकों को कनेक्शन दिए गए हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। 32 राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और एक ही दिन में 3400 से ज्यादा छापेमारी की गई है। इस दौरान करीब 1000 सिलेंडर जब्त हुए, 642 एफआईआर दर्ज हुई और 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साफ है कि सरकार सप्लाई और नियंत्रण दोनों मोर्चों पर सक्रिय है। The supply of LPG is affected due to prevailing geopolitical situation, but lot of cargoes have been lined up, and no dry out has been reported at the LPG distributorships also. Although yesterday also we observed some panic booking, but the deliveries were normal. Commercial LPG के अंदर 21 तारीख को भारत सरकार ने ऑर्डर इशू करते हुए कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन लगभग 50% तक बढ़ा दिया है। 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट तक बढ़ाया, और इसी क्रम में जो ऑर्डर इशू किया गया उसमें रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी, सब्सिडाइज कैंटीन और आउटलेट्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स और माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटी देने की बात की गई। इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उज्ज्वला स्कीम के तहत लगभग 11 लाख माइग्रेंट लेबर और माइग्रेंट कनेक्शन ले चुके हैं, और पिछले कुछ महीनों में लगभग 73,000 माइग्रेंट कनेक्शंस को दिए गए हैं। और yesterday also more than 20,000 5 kg cylinders have been given. आज के फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। The reason I chose SP Smart School is because it prepared me for my boards examination as well as for my competitive examinations. The previous year results have been a testament of this statement.
with over 18 positions, 700 distinctions, and the UT topper being from our school is our huge pride. The results of the competitive examinations have also been commendable. The students who are not a part of SP Smart School program have no idea what they are missing out on. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business. Shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.